प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एकांकी के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और एकांकी के तत्वों पर विचार करेंगे। एकांकी का तात्पर्य है एक अंक वाला। एकांकी नाटक का एक ऐसा भेद है जो एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। एकांकी शब्द अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का हिंदी रूपांतर है। एकांकी किसी नाटक का एक अंक नहीं होता। यह तो नाटक की एक स्वतंत्र विधा है जो स्वयं में ही पूर्ण है। आज समय के अभाव के कारण मनुष्य की मनोरंजन के प्रति अभिरुचि में परिवर्तन आया है। लंबे समय में अभिनीत नाटकों का आनंद मनुष्य एक अंक में समाप्त होने वाले संक्षिप्त नाटक में खोजने लगा। यहीं से एकांकी का विकास हुआ। सन 1903 ईस्वी में लंदन के प्रसिद्ध प्रेक्षागृह वेस्ट एंड में एक अलग ही घटना घटित हुई। हुआ ये कि मुख्य नाटक प्रारंभ होने से पूर्व कर्टेन रेजर के रूप में आयोजकों ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए डब्ल्यू जैकब का एकांकी मंकीज पा, ध्यान दीजिए इसका नाम है मंकीज पा, प्रस्तुत किया। मंकीज पा की प्रस्तुति इतनी प्रभावपूर्ण रही कि दर्शक मूल नाटक देखे बिना ही प्रेक्षागृह से बाहर निकल गए। तब से पश्चिम में एकांकी लोकप्रियता प्राप्त करता गया। कथन और शिल्प की दृष्टि से एकांकी नाटक की एक पूर्ण एवं स्वतंत्र विधा है। इसमें जीवन की एक मूल संवेदना, जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र या चरित्र की कोई एक विशेषता, एक कार्य, एक भाव या घटना की प्रत्यक्ष कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसमें अल्प अवधि में ही संपूर्ण कथ्य की झलक मिल जाती है। एकांकी की परिभाषाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि एकांकी एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंचती है। प्रत्येक घटना कली की तरह खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्छृंखलता नहीं होती। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्रण मिलता है। अतः उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्रता में आकस्मिकता की झंकार अपने आप आ जाती है। संकलन त्रय का निर्वाह आवश्यक नहीं होता। प्रभाव और वस्तु का ऐक्य तो अनिवार्य है ही, लेकिन स्थान और काल की एकता का निर्वाह किए बिना सफल एकांकी की रचना हो सकती है। तीसरी परिभाषा है श्री सद्गुरु शरण अवस्थी। अवस्थी जी के अनुसार एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। इसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। कार्यकारण की घटनावली अथवा गौण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें कोई स्थान नहीं होता। वह तो समूचा ही केंद्रभूत आकर्षण है। विवरण शैथिल्य ही उसका घातक है। कथावस्तु, परिस्थिति, व्यक्तित्व, इन सबके निर्देशन में मितव्ययिता और चातुरी का जो रूप अच्छे एकांकी में मिलता है, वह साहित्य कला की अद्वितीय निधि है। चौथी परिभाषा है श्री उदय शंकर भट्ट जी की। उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि एकांकी नाटक में जीवन का एक अंश, परिवर्तन का एक क्षण, सब प्रकार के वातावरण से प्रेरित एक झोंका, दिन में एक घंटे की तरह, वसंत में फूल के हास की तरह व्यक्त होता है। इन सभी परिभाषाओं की विशेषता को समाविष्ट करते हुए डॉक्टर गोविंद चातक के शब्दों में कहा जा सकता है कि एकांकी मानव जीवन या समाज के किसी पहलू या उद्दीप्त क्षण की वह नाटकीय अभिव्यक्ति है जिसका आधार कोई विशेष घटना, विचार, समस्या या लक्ष्य हो और जो कथानक के रूप में विकसित होकर दर्शकों के मन में एक विशेष प्रभाव छोड़ जाए। एकांकी की परिभाषाओं के पश्चात हम इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो एकांकी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं,
उनमें पहली विशेषता है कि एकांकी एक अंक का सीमित अवधि मतलब लगभग 5 से 30 मिनट में संपन्न होने वाला लघु नाटक है, जिसमें एक या एक से अधिक दृश्य हो सकते हैं। एकांकी की दूसरी विशेषता है कि एकांकी में जीवन या समाज के किसी एक पहलू, घटना, विचार, समस्या, लक्ष्य या परिस्थिति का चित्रण होता है। एकांकी की तीसरी विशेषता है कि इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। प्रायः 4 या 5 से अधिक पात्र इसमें नहीं होते हैं। चौथी विशेषता है इसकी कथा वस्तु में अनावश्यक विस्तार नहीं होता तथा इसमें प्रासंगिक कथा का भी कोई स्थान नहीं होता। पांचवी विशेषता है इसमें संकलन त्रय का मतलब है कार्य, समय व स्थान की एकता का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। विशेषता कार्य की एकता अपरिहार्य है, यानी हम कार्य की एकता को नहीं छोड़ सकते। छठवीं विशेषता है इसमें जिज्ञासा, कौतूहल और द्वंद्व का होना अत्यंत आवश्यक है। सातवीं विशेषता है यह उद्देश्यपूर्ण होता है, सोद्देश्य होता है। इसकी कथा वस्तु आरंभ, विकास, चरम सीमा की ओर क्षिप्र गति से अग्रसर होकर परिणति को प्राप्त होती है। आठवीं विशेषता है रेडियो से प्रसारित होने पर यह केवल श्रव्य होता है और इसमें दृश्य संकेतों का स्थान ध्वनि संकेत ले लेते हैं। अब हम विचार करेंगे एकांकी के तत्वों पर। एकांकी के 6 प्रमुख तत्व माने गए हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल और वातावरण तथा छठवां उद्देश्य। बाद में संकलन त्रय, अभिनयता और अंतर्द्वंद को भी एकांकी के तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और इसके पश्चात एकांकी के 9 तत्व हो गए। पहला है कथा वस्तु। एकांकी की कथा वस्तु जीवन और जगत की किसी भी समस्या, घटना, परिस्थिति, भाव तथा क्रिया व्यापार से संबद्ध हो सकती है। कथा वस्तु को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: आरंभ, विकास, चरम सीमा और समाप्ति। आरंभ में एकांकीकार कथा वस्तु की पृष्ठभूमि निर्मित करता है। वह किसी मूल समस्या, घटना, पात्र, परिस्थिति या परिवेश को उद्घाटित करके उसका परिचय प्रस्तुत करता है। विकास में कथा वस्तु में निहित द्वंद्व या संघर्ष मुखर होकर सामने आता है। कथोपकथन, स्वगत कथन, ध्वनि, प्रकाश आदि रंग निर्देशों के माध्यम से एकांकीकार अंतर्द्वंद्व अथवा बहिर्द्वंद्व को विकसित करता है। चरम सीमा में घटना व्यापार तीव्र एवं घनीभूत होकर कौतूहल के अंतिम छोर तक पहुंचता है। समाप्ति पर एकांकी दर्शक पर अपना स्थायी प्रभाव अंकित करता है। एकांकी की कथा वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है। उसमें मुख्य कथा के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक कथाओं या घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। एकांकी की कथा वस्तु इतिहास, पुराण, धर्म, राजनीति, लोक जीवन आदि किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है या कल्पना प्रसूत भी हो सकती है और लोक विश्रुत या यथार्थपरक भी हो सकती है। एकांकी का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र कम होते हैं। इसमें पात्रों की संख्या प्रायः 4 या 5 से अधिक नहीं हो सकती। एकांकी में एक मुख्य पात्र होता है जो शुरू से लेकर अंत तक एकांकी को प्राणवान बनाए रखता है। अन्य गौण पात्रों की योजना मुख्य पात्र के चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन या एकांकी की मूल संवेदना को उद्दीपित करने के लिए की जाती है। एकांकी का मुख्य पात्र या नायक कथा सूत्र को आगे बढ़ाता है। एकांकीकार पात्र चयन में विशेष सावधानी रखता है। इसमें पात्र यथार्थ जगत के जनसाधारण को आकर्षित करने की क्षमता से पूर्ण, गतिशील तथा वैयक्तिक विशेषता से संपन्न होने चाहिए। पात्रों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार सांकेतिक शैली को अपनाता है, क्योंकि इसमें इतना समय या अवकाश नहीं होता कि वे पात्र के संपूर्ण चरित्र का चित्रण कर सके। एकांकी का तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। संवाद को ही कथोपकथन कहा जाता है।
यह एकांकी का प्राण तत्व है। एकांकी में कथावस्तु का विकास और पात्रों का चरित्रांकन कथोपकथनों या संवाद के माध्यम से ही होता है। कथोपकथन जितने क्षिप्र और संक्षिप्त तथा मर्मस्पर्शी होते हैं, एकांकी की रोचकता एवं नाटकीयता में वे उतने ही समर्थ होते हैं। एकांकी कथोपकथन रहस्यमय, दुर्बोध, दुरूह, लंबे और नीरस नहीं होने चाहिए। एकांकी का जो चौथा तत्व है वो है देश काल और वातावरण। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति एकांकी में भी देश काल और वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी में युग विशेष की वास्तविकता और स्वाभाविकता का समावेश तभी हो सकता है जब एकांकीकार उसके अनुरूप स्थान, समय और वातावरण का सृजन करता है। देशकाल और वातावरण निर्माण के लिए वह जिस समय की कथा वस्तु को लेकर एकांकी की रचना करता है, उससे संबंधित इतिहास, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, रीति नीति आदि को उसमें समाविष्ट करता है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों से संबंधित एकांकियों में एकांकीकार को तत्कालीन देश काल, वातावरण एवं परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए वह विभिन्न रंगों, निर्देशों, भाषा बोली तथा वेशभूषा आदि का सहारा लेता है। इससे एकांकी में सजीवता और स्वाभाविकता आ जाती है। देशकाल और वातावरण की अनुकूलता एकांकी को प्रामाणिक बनाती है। एकांकी का पांचवा तत्व है भाषा शैली। एकांकी की भाषा शैली विषय के अनुरूप, रोचक, मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उसमें संप्रेषण की सामर्थ्य होनी चाहिए। पात्रों के शैक्षिक स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, उनकी विभिन्न मनःस्थितियों के अंकन एवं भावाभिव्यंजना के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन भी होना चाहिए। एकांकी की भाषा में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए और ना ही वह सपाट होनी चाहिए। एकांकी की जो शैली है वो भावात्मक, विचारात्मक, प्रवाहात्मक और नाटकीय होती है। एकांकी का छठवां तत्व है उद्देश्य। यद्यपि एकांकी की रचना प्रमुख रूप से मनोरंजन के लिए होती है, किंतु उसमें एकांकीकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है। एकांकीकार पात्रों के माध्यम से सांकेतिक रूप से कोई ना कोई संदेश अवश्य देता है। एकांकीकार किसी मूल भावना या समस्या को उठाकर परिणति में कभी उसका समाधान प्रस्तुत करता है और कभी उसे पाठकों या दर्शकों पर ही छोड़ देता है। एकांकी अपने उद्देश्य में तभी सफल माना जाता है जब वह स्थायी रूप से दर्शकों पर अपना अभिष्ट प्रभाव छोड़ने में सक्षम होता है। एकांकी का सातवां तत्व है संकलन त्रय। अंग्रेजी के 3 यूनिटीज के लिए हिंदी में संकलन त्रय शब्द प्रयुक्त होता है। संकलन त्रय समय, कार्य और स्थान की इकाई का संकलन है। समय की एकता का तात्पर्य है एकांकी की मूल घटना जितने समय में घटित हो उतने ही समय में उसका अभिनय भी पूर्ण होना चाहिए। कार्य की एकता से तात्पर्य है कथा वस्तु एक ही कार्य से संबंधित हो, उसमें अन्य घटनाएं ना आए, बिखरा हुआ कथानक नहीं होना चाहिए। स्थान की एकता का अर्थ है एकांकी की घटना एक ही स्थान पर घटित हो, घटना स्थल एक दूसरे से मीलों दूर ना हो, उसमें दृश्य परिवर्तन बहुत ही कम हो। संकलन त्रय की आवश्यकता के विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि एकांकी एक ऐसी रूपक रचना है जिसमें संकलन त्रय का विधान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक संपूर्ण कार्य एक ही स्थान में एक ही समय में घटित हो। एकांकी का आठवां तत्व है द्वंद्व अथवा संघर्ष। एकांकी में द्वंद्व अथवा संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें निहित द्वंद्व अथवा संघर्ष 2 प्रकार का हो सकता है। पहला अंतर्द्वंद और दूसरा बहिर्द्वंद्व। किसी पात्र में 2 विरोधी भावों का संघर्ष अंतर्द्वंद्व की सृष्टि करता है। 2 विरोधी परिस्थितियों अथवा 2 विरोधी पात्रों के संघर्ष से बहिर्द्वंद्व की सृष्टि होती है। यह द्वंद्व अथवा संघर्ष ही कथा वस्तु को गति प्रदान करता है और कथा सूत्र को आगे बढ़ाता है।
यह द्वंद्व ही चरम तक पहुंचकर परिणति को प्राप्त होता है। एकांकी में बहिर्द्वंद्व की अपेक्षा अंतर्द्वंद्व का अधिक महत्व होता है। यह जितना अधिक उत्कर्ष और मार्मिक होगा, उतना ही अधिक हृदय स्पर्शी होगा। एकांकी का 9वां तत्व है अभिनेयता। एकांकी के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत वर्णित न होने पर भी अभिनेयता एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कहा जा सकता है। एकांकी में कथा वस्तु का ताना बाना अभिनेयता को ध्यान में रखकर ही बुना जाता है। भाव जब शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है तो अभिनय कहलाता है। नाट्याचार्यों ने अभिनय को 4 भागों में विभक्त किया है: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक में शारीरिक चेष्टाओं, वाचिक में वाणी, सात्विक में भावानुकरण तथा आहार्य में वेशभूषा के द्वारा अभिनय किया जाता है।